हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मानव भूगोल से भारत की नागा जनजाति के बारे में जानेंगे। नागा जनजाति भारत की जनजातियों में काफ़ी शिक्षित और विकसित जनजाति है। और सबसे पहले इस क्रम में हम ये जानते हैं कि ये नागा जनजाति जो है किन किन क्षेत्रों में निवास करती है, इसका जो निवास क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। देखिए, नागा जनजातियों का जो मुख्य निवास क्षेत्र है नागालैंड है, लेकिन नागालैंड के बाहर भी ये जनजातियां रहती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग जो है वो नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा पटकाई पहाड़ियों में, मणिपुर और मिजोरम के पठारी भागों में, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब ये जो संपूर्ण क्षेत्र हैं, इनमें जो अरुणाचली और असम के जो रहने वाले नागा जनजाति हैं उनमें 5 बड़े उपवर्ग भी पाए जाते हैं। जैसे उत्तर में रंगपण और कोन्यक, पश्चिम में रेंगमा, सेमा और अंगामी, मध्य में आओ, लोता, फोम, चग, संथम और थिस्सुंगर, दक्षिण में कचा और काबुई, पूर्वी क्षेत्रों में तेंगखुर और कालपोकुम। अब देखिए, ये जो उपवर्ग हैं आपको ध्यान रखने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न उपवर्ग किस जनजाति से संबंधित है। जैसे रंगपण उपवर्ग किस जनजाति से संबंधित है, तो नागा जनजाति से संबंधित है। तो रंगपण कोन्यक, रेंगमा, सीमा, अंगामी, आओ, लोहता, फोम, चग, संथम और थिमसुंगर, कचा, काबुई, तेंगखुल और कालपोकुंग जो हैं, ये सभी नागा जनजाति के उपवर्ग हैं। अब मैप में हम देखना चाहें तो देखिए, नागा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आ गया। अब ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये असम है और ये वाला जो भाग है कुछ ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो भाग आ गया। तो नागालैंड, मणिपुर, असम का पार्ट और अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो भाग है, यहाँ नागा जनजाति का कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब नागा पहाड़ियों के जो निवासी हैं, ये जो नागा जनजाति है, ये अन्य आदिम जनजातियों की अपेक्षा बहुत उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरीज़ के पहुंचने के कारण यहाँ नागाओं में वेशभूषा भी काफ़ी परिवर्तित हुई है, साथ ही जो एजुकेशन का प्रचार प्रसार है वो भी काफ़ी हुआ है। और अगर इनके निवास क्षेत्र की विशेषताओं की हम बात करें तो देखिए, नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके अलावा जो मणिपुर, मिजोरम ये वाले भाग हैं, ये भी माउंटेनियस और प्लेटोई रीजन है, पर्वतीय और पठारी भाग हैं। तो यहाँ पर हमें जो नागालैंड के उत्तर पूर्व में पटकई पहाड़ियाँ मिलती हैं, दक्षिण में मणिपुर और अर्कानियोमा की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो समस्त क्षेत्र है, नागा का निवास क्षेत्र है, ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ बहुत तीव्रगामी हैं जो गहरी और संकड़ी घाटियाँ बनाती हैं। और सारा जो नागा प्रदेश है वो वनों से आच्छादित है। और इस प्रदेश की जलवायु की हम बात करें तो वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। गर्म और आर्द्र, उष्ण आर्द्र जो क्लाइमेट होता है, उस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलता है। और देखिए, पहाड़ियों जो क्षेत्र हैं, माउंटेन्स जो हैं, उनके निचले ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मलेरिया जो है यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। और जब हम पहाड़ी या पठारी भागों में 250 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में जाएंगे तो वहाँ पे ठंड बहुत कठोर पड़ती है, ठंडी और शुष्क जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। तो इसी कारण क्या है, ये जो नागा जनजाति के लोग हैं, इन पहाड़ी व पठारी भागों में या बहुत ऊंचे या नीचे भागों को छोड़ते हैं और लगभग 1500 से 2500 मीटर के मध्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं। नागा जनजाति के निवास स्थान वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर के आसपास है और जो सामान्य तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ सघन वन तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो जंगली जानवर हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अधिक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई बात नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की, कहाँ वो निवास कर रहे हैं और उनकी क्या कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसकी। अब हम आगे चलते हैं नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था की ओर, इकोनॉमी की ओर। तो देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करते हैं तो नागा जनजाति की, इसके अंदर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे। तो नागा लोग जो है मुख्य जो पेशे की हम बात करें तो वो हंटिंग यानी आखेट और कृषि है।
कृषि ये लोग शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, यानी जिसे हम झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, वो कृषि ये लोग करते हैं। तो नागा जनजातियों की अर्थव्यवस्था जो है उनके दो मुख्य पेशों पर टिकी है, एक तो आखेट और दूसरा झूम कृषि। सबसे पहले हम देखते हैं हंटिंग। नागा लोग का जो हंटिंग एक्टिविटी है वो किस प्रकार की है। देखिए, पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं के शिकार करने की विधियां क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। जंगली जानवरों को खदेड़कर नागा जनजाति के लोग नदियों के पास लाकर भालों से मारते हैं उन जानवरों को, और ये जानवरों को नदियों के किनारे में लाकर भालों से मारना इन नागाओं में काफ़ी प्रचलित है। नागा लोग शिकार में तीर कमान, भालों तथा दाव का प्रयोग करते हैं। देखिए, दाव बेसिकली किसे कहते हैं, हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है उसे हम दाव कहते हैं। तो दाव जो है वो उससे ये लोग एज अ वेपन यूज़ करते हैं, तीर कमान, भाले और दाव। इनका सर्वप्रिय हथियार जो है वो दाव है, हैंड एक्स है, जो अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है, जैसे जंगल से लकड़ी काटना, मार्ग साफ करना, घरों का निर्माण करना और आक्रमण करना आदि, ये सभी दाव की सहायता से करते हैं। इसलिए दाव इनका सबसे सर्वप्रिय मान लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन मान लीजिए ये है। दाव फरसे के समान होता है। तीरों पर ये नागा जनजाति के लोग विष लगाते हैं, और ये तीरों पर विष लगाने की जो प्रथा है वो मणिपुर के मारम नागाओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो और ये लोग मारम नागा जो है तीरों पे काफ़ी विष लगा के रखते हैं जानवरों को शिकार करने के लिए। अब आखेट के नियम सभी नागाओं में कठोरता के साथ मांगने जाते हैं। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता, और यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग भी शिकार में भागीदार होते हैं। मछली पकड़ना भी नागाओं का व्यवसाय है। मछली पकड़ने का कार्य जो है वो पहाड़ के निचले भागों में नदियों और तालाबों के किनारे किया जाता है, और इसमें ये जालों को, टोकरों का और भालों का प्रयोग करते हैं। तो मछली फिशिंग एक्टिविटी जो है वो भी नागाओं की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई है। अब हम चलते हैं नागाओं की कृषि कार्य की ओर। देखिए, मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाली जो पूर्वी वर्ग की जो नागा जनजाति है, जो नागा जनजाति का उपवर्ग है, उसने पहाड़ों की ऊंची नीची सुडीनुमा पट्टियों में खेती करने का काम शुरू कर दिया और काफ़ी प्रगति कर ली है। लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्ती कृषि ही की जो प्रथा है वो प्रचलित है, और ये जो स्थान परिवर्ती कृषि है उसे हम झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। तो जो पूर्वी भाग में रहने वाली नागा जनजाति के उपवर्ग हैं वो तो परमानेंट सीढ़ीनुमा कृषि करने लग गए हैं, परमानेंट कृषि। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो नागा हैं वो अभी भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, झूम प्रकार की कृषि करते हैं। अब यहाँ ये झूमिंग एग्रीकल्चर है, यहाँ पर जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ की गई भूमि में एक स्थान पर 2-3 साल तक खेती की जाती है। बाद में 9-10 वर्षों के लिए उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं। इस बीच के समय में पुनः झाड़ियाँ उस भूमि पर उग जाती हैं, तब फिर उसे साफ करके वापस से खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाने में भूमि अपर्दन और जो भूमि का सॉइल का जो कटाव है, सॉइल का जो इरोजन है वो रुक जाता है। तो और काफ़ी जो सीढ़ीदार एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें भूमि की जो अपर्दन क्षमता भी कम रहती है और उपजाऊपन भी उस भूमि में बना रहता है। अच्छा, जब ये नागा जनजातियाँ कृषि करती हैं तो इनका सबसे ज़्यादा झगड़ा आपस में सिंचाई के समय में होता है, क्योंकि जो नदियों से पानी करके सिंचाई करती हैं उसमें ये जो गुट है ये काफ़ी इनके क्लैशेस होते हैं। अब कृषि तथा कृषि के उत्पादनों की दृष्टि से ये जो वर्ग है स्वावलंबी नहीं है। नागा वर्ग, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी काफ़ी कम मात्रा में नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब ये लोग क्या है, बाग बगीचे भी लगाते हैं, और अगर हम मुख्य फसलों की बात करें, नागा जनजाति के जो खेत हैं वहाँ की अगर मुख्य फसलों की बात करें तो वहाँ पर पहाड़ी धान, मंडवा, कोटू और पहाड़ी मोटे अनाज व कपास बोई जाती है। चाय इन क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ जो हैं वो चाय की पाई जाती हैं।
तो ये था इनका एग्रीकल्चर। इन्हें अभी भी बार्टर सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है कृषि उत्पादनों की दृष्टि से नागा जनजाति के लोग। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के कुटीर उद्योगों की, देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। तो अब बात करें, देखिए ये जो नागा जनजाति के लोग हैं ये छोटे छोटे करघों पर बुनाई की कला जो है इस जनजाति में विद्यमान है। नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग कपड़े बनाना है। ये धंधा लगभग सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है। नागा उपवर्ग मतलब हर नागा जनजाति के जो उपवर्ग हैं वो इसको नहीं करते हैं। कुछ वर्ग ही हैं नागा जनजाति के लोग जो कपड़े बनाने का कार्य करते हैं। और नागा उपवर्गों में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है, यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग केवल सूत ही काटते हैं, कुछ लोग केवल कपड़ा ही बुनेंगे, और जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे। यानी सबका अपना एक पर्टिकुलर जो कार्य है वो प्रेस्क्राइब्ड है, यानी डिविजनल है। इसको ये काम करना है, हर काम वो उस हिसाब से करते हैं। जिसका जो कार्य है वो वैसे ही कार्य करेगा। तो श्रम विभाजन का जो पालन है वो नागा जनजाति के अंतर्गत काफ़ी मात्रा में किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ये लोग चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनाते हैं, और ये चटाइयाँ, टोकरियाँ हैं ये लगभग सभी वर्गों में प्रचलित हैं। सभी वर्ग के नागा जनजाति के लोग अपने अपने घरों के यूज़ के लिए या बाहर सेलिंग पर्पज़ के लिए चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाते हैं। नागा के गांव के अंदर लोहार को प्रत्येक गांव में बड़ी उससे आदर से देखा जाता है, और लोहार प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि तथा शिकार के अनेक औजार बनाता है। लोहा वो किसी कस्बे या बाज़ार से खरीद कर ले जाते हैं, और लोहे को गलाने के लिए लोहार जो है लकड़ी का कोयला विशेष रूप से यूज़ करते हैं। तो लोहार जो है हर नागा गांव के अंदर एक लोहार पक्का होता है जो इनको औजार बनाने के लिए और अन्य कामों के लिए कार्य करता है। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के फूड की, यानी भोजन की। देखिए नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, लेकिन ये अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, और इसीलिए ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल आदि पर निर्भर रहते हैं। नागा लोग कुत्ता, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि का मांस भी भोजन में प्रयोग करते हैं। चावल से बनी हुई जो सुरा है उसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है नागा जनजाति के लोगों के बीच, और सभी नागाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। भोजन के संबंध में अनेक बातें यहाँ के निषेध मानी जाती हैं, और ये जो प्रथाएं हैं भोजन संबंधी, ये नागाओं की सबसे शक्तिशाली प्रथाएं हैं। जैसे मारम नागा सुअर नहीं पालते हैं, यानी फिक्स है, अगर जो प्रथा इनमें प्रचलित है उसका कठोरता से वो पालन करते हैं। जैसे मारम उपवर्ग के जो नागा जनजाति का जो उपवर्ग है वो सुअर नहीं पालते हैं। टेंगरखुल नागा बकरी नहीं पालते, तथा बकरी का मांस और दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। जो टेंगरखुल जो नागा होते हैं ये बकरी नहीं पालते, और बकरी और उसका जो बकरी के मांस का प्रयोग और दूध भी नहीं पीते हैं, ना उस बकरी के मांस का प्रयोग करते हैं। कपड़ा बुनने वाले नागाओं में नर जानवरों का जो मांस है, नर जानवरों का जो मांस है, मेल जो एनिमल्स का जो मीट है वो कुंवारी लड़कियों को खाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस हैं इन लोगों के, जो ये लोग नागा लोग फॉलो करते हैं। तो ये तो हुआ खाने से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति की वेशभूषा की। देखिए भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीता या तीर कमान के चित्र गुदवाने की प्रथा भी नागाओं में प्रचलित है। मेलों और पर्वों के समय ये अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी टैटू जो है, टैटू बनवाने की प्रथा नागाज में काफ़ी प्रचलित है। इस पिक्चर में भी हम आप देख सकते हैं जो मेल नागा और फीमेल नागा है वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अब कुछ नागा जनजाति के लोग जो हैं सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खालों का वो प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा लोग जो हैं वो काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। सभी वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो गले में कौड़ी और मूंगे की मोतियों की मालाएं जो हैं वो पहनती हैं।
बहुत से नागा लोग सिर पर हैट भी पहनते हैं, जो अधिकतर पशुओं के बालों तथा बेल पत्तों से बनाए जाते हैं। तो इस पिक्चर में हमें क्लियर दिख सकता है कि किस प्रकार नागा जनजाति के लोग, जैसे ये स्त्रियां हैं, ये आपको ज्वेलरी, स्त्री पुरुष दोनों में ही ये बीड्स की ज्वेलरी है जो फेमस है। तो ये क्लियर हो गया वेशभूषा वाला पोर्शन आपको। अब हम बात करते हैं मानव अधिवास की, या नागाओं का जो अधिवास है, घर है, और जो सेटलमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं। अब इस पिक्चर में हम नागाओं के जो हट, जो नागा जनजाति के लोग बनाते हैं, वो देख सकते हैं अच्छी तरह से हम। अब नागा लोगों के जो गांव ढालों पर नहीं होते, बल्कि पहाड़ी कटकों पर बसे हुए होते हैं। ढालों पर उनके खेत होते हैं, जहाँ वो सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं, और कुछ जगह जहाँ वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। और ये जो खेत हैं, ढालों पर जो खेत हैं, वहाँ पर सीढ़ी नुमा भी करते हैं देखो, और जंगलों को जलाकर वो एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी यहाँ पर करते हैं। गांव बसाने की स्थिति के लिए दो बातों का ध्यान यहाँ नागाओं में रखा जाता है। पहला, गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, गांव के पास ही जल का कोई स्थायी स्रोत हो। तो इन दो बातों का ध्यान जो है वो रखा जाता है। अब देखिए, औसत गांव में 200 से 250 तक मकान पाए जाते हैं। यानी नागाओं का जो गांव होता है उसमें एवरेज 200 या 250 तक के मकान पाए जाते हैं। इनके मकान जो है अधिकांशतः 2-2 छप्परों के बने होते हैं, जो भूमि तक चले जाते हैं। ये छप्पर जो हैं पाइन वृक्ष के शहतीरों पर टिके होते हैं, जो बहुत मजबूत होते हैं। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा तथा पीछे का जो दरवाज़ा होता है वो काफ़ी छोटा होता है। और जो रिच नागा लोग होते हैं, धनी नागा लोग होते हैं, वो अपने घरों में सींग भी लगाते हैं। अब जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं, वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। मारमा नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम को नहीं बनाते हैं, क्योंकि पश्चिम से काफ़ी ठंडी हवाएं आती हैं। अंगामी नागाओं में प्रत्येक गांव को कई जातीय भागों में बांटा जाता है। इनके आपसी झगड़ों को टैबू सुलझाता है। टैबू एक मुख्य व्यक्ति होता है जो एक गांव में रहने वाले नागाओं के आपसी झगड़ों को सुलझाता है। वह गांव बसाने वाले का उत्तराधिकारी होता है। बेसिकली जो टैबू होता है, जिसने गांव बसाया है, उसका वो उत्तराधिकारी होता है। प्रत्येक गांव में, गांव के पास मुख्य मार्गों पर एक या अधिक बड़े बड़े हॉल होते हैं। इन हॉल्स को मोरंग कहा जाता है। गांव के सभी अविवाहित युवक इस मोरंग में रहते हैं। इसके कई उद्देश्य हैं: आक्रमण से सुरक्षा, परस्पर मेलजोल, धर्म गुरुओं द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण जो है वो भी इन मोरंग में रहने वाले युवाओं को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। देखिए, नागा जाति में सम्मिलित परिवार प्रथा, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो प्रचलित है। कृषि के कार्यों में स्त्रियां भी पुरुषों के समान कार्य करती हैं। आखेट करना केवल पुरुषों का काम है, और प्रत्येक गांव में पुरुषों का मतलब दोनों बराबर काम करते हैं। और ये प्रत्येक गांव में गांव का मुखिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया करता है, जो विलेज हेडमैन है वो करता है। विवाह के लिए स्त्री प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है, और विवाह के समय पशु बलियाँ, एनिमल सेक्रीफाइसेस जो हैं वो की जाती हैं, तथा देवताओं और नृत्यगान, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और नृत्यगान भी किया जाता है। इस जाति में बाल विवाह नहीं होते हैं, यानी नागाज में जो चाइल्ड मैरिज है वो प्रचलित नहीं है। अब हम एक अलग पार्ट में चलते हैं, जो इनका नागाओं का जो बिलीफ है, जो मैजिकल प्रैक्टिसेस का, जादू टूनों का, उसकी हो। देखिए, नागा जनजातियां देवात्मा या देवता की शक्ति में विश्वास करती हैं। इनका विचार है कि संसार के पंचभूतों के अलावा एक सूक्ष्मतर शक्ति और है, जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है, तथा जो एक विशेष समय और विशेष स्थान पर विशेष जाति में एक निर्धारित मात्रा में होती है। फसल का उत्पादन अधिक या कम होना देवात्मा की शक्ति क्षीण होने पर निर्भर माना जाता है। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिए देवात्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है।
इसलिए जिस परिवार अथवा जाति को ऐसी आवश्यकता हो वह शिकार करके और खोपड़ियों को घर में रखकर क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। तो बेसिकली अब चाहे आप इसको अंधविश्वास कह दीजिए या कुछ और कह दीजिए, पर हाँ, नागा जनजाति के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कोई पर्टिकुलर कोई एक ऐसी आत्मा होती है, ऐसी स्पिरिट होती है जो हर व्यक्ति की रक्षा करती है और अपना एक मतलब कुल मिला के मैजिकल जो प्रैक्टिसेस है उसमें नागा जनजाति के लोग काफ़ी बिलीव करते हैं। तो ये सारा उनकी सांस्कृतिक परंपरा, आर्थिक क्रियाओं का वर्णन हुआ। अब देखिए प्रेजेंट समय में हम बात करते हैं नागा जनजाति के विकास की और परिवर्तन की। देखिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागा लोग अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं और इनमें शिक्षा का प्रचार भी बढ़ा है। नागालैंड में काफ़ी क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टिंग में फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स के टाइम से यहाँ पे वर्क कर रही थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया है। और यदि अन्य जनजाति समूहों से इसकी तुलना की जाए तो नागा जाति ने तेज़ी से विकास किया है। भारत की सभी जनजातियों की तुलना में ही नहीं बल्कि कुछ विकसित जातियों की तुलना में भी नागा जनजाति का जो शैक्षिक स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। नागा सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और अपने राज्य की सरकार भी चला रहे हैं। साथ ही वे अनेक प्रकार के कुटीर उद्योगों जैसे कि रेशम उत्पादन, वनों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा रंग रोगन तथा औषधि निर्माण में भी नागा जनजाति के लोगों ने काफ़ी विकास किया है। कृषि जो अस्थायी थी वर्तमान समय में उसका स्थायीकरण किया जा रहा है, यानी शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर नागा लोग करते थे उसको काफ़ी कंट्रोल करके उस एग्रीकल्चर को परमानेंट एग्रीकल्चर, स्थायी कृषि में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही नागालैंड में नागा जनजाति के लोग मछली पालन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुर्गी पालन जो है वो उसका एक व्यावसायिक स्तर पर विकास किया जा रहा है। तो इकोनॉमिकली जो प्रेजेंट टाइम में जो नागा जनजाति के लोग हैं उनका जो स्तर है वो काफ़ी विकसित होता जा रहा है। तो आप कोई टॉपिक समझ में आया होगा और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपसे अलग अलग चीज़ों को लेकर पूछा जाएगा। नागा जनजाति के निवास क्षेत्र क्या हैं, उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की, उनकी सामाजिक संस्था और धार्मिक विश्वास कैसे हैं, तो इस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है।